तो स्टार्ट किया जाए। इवोल्यूशन का नया लेक्चर। लास्ट लेक्चर पर इवोल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर था और उसमें हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। अब जो मेन हेडिंग है वो है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब वेराइटीज, डाइवर्सिटी। इतने टाइप के प्लांट और इतने टाइप के एनिमल कैसे इवाल्व हुए, उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी है। ठीक है, इसी नाते एनसीईआरटी में हेडिंग है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थ्योरी। तो हेडिंग डालिए इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थ्योरी। तो हेडिंग डालें इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थ्योरी। इसमें जो पहली थ्योरी है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इनकी जितनी भी थ्योरी है उसमें पहली जो थ्योरी है वो है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। तो पहली हेडिंग डालें स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। और स्पेशल क्रिएशन थ्योरी मानने वाले जो साइंटिस्ट हैं या बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि एवरीथिंग क्रिएटेड बाय गॉड। आज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, जितने भी स्पीसीज हैं या जितनी भी वैरायटीज हैं, वो सब ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। एज सच, मतलब जैसी दिख रही हैं ऐसी ही बनाई गई हैं। डाइवर्सिटी जैसी पहले थी वैसी ही आज है और वैसी ही आगे रहेगी। मतलब डाइवर्सिटी कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। ईश्वर ने सब कुछ जब ऐसे ही बना ही दिया था तो सब कुछ ऐसे था, सब कुछ ऐसे है और सब कुछ ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसमें जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में डाटा लिखा है कि अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड, ये तीन मेन है। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में 3 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी बात स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के हिसाब से है, तो आप बता दीजिएगा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी स्पीसीज या सभी वेराइटीज ईश्वर के द्वारा क्रिएट की गई हैं एज सच। एज सच का मतलब जैसा आप देख रहे हो ऐसा ही क्रिएट किया गया है। डाइवर्सिटी सेम थी, सेम है और सेम रहेगी, कोई फ्यूचर में चेंज नहीं होगा। और तीसरा, लाइफ, वो अर्थ की जो एज है या अर्थ कितनी पुरानी है, लगभग लगभग 4000 साल पुरानी। तो ये लिख लीजिए। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के 3 पॉइंट हैं, 3 मेन पॉइंट। तो पहला पॉइंट, बातचीत ना करें, लिखना शुरू करें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी स्पीसीज हैं या वेराइटीज हैं, क्रिएटेड बाय गॉड एज सच। एज सच का मतलब जैसा देख रहे वैसा ही। दूसरा है डाइवर्सिटी, रिमेन सेम सिंस क्रिएशन एंड
always remain same in future, और तीसरा अर्थ इज 4000 ईयर ओल्ड। फिर ये थ्योरी मानने वाले लोग थे, मानने वाले लोग हैं और आगे भी रहेंगे। फिर भी इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा चैलेंज कर दिया गया 19th सेंचुरी। तो सेंचुरी अगर 19th है तो ईयर 1800 समथिंग होंगे। तो हुआ क्या था उस 1831 से 1836, 5 साल का समय। इस 5 साल के दौरान चार्ल्स डार्विन ने पूरी दुनिया की यात्रा की थी। किस पर यात्रा की थी? पानी के जहाज पर, जो कि सेल शिप था, जिसका नाम HMS बीगल था। और जब वो 5 साल की यात्रा करके लौटे थे तो बहुत कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया था, और उन्हीं ऑब्जर्वेशन के आधार पर मेंडल ने तर्कों के आधार पर स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को क्या कर दिया था? चैलेंज कर दिया था। ठीक, अब फिर मेंडल नहीं, मॉर्गन नहीं, मॉर्गन भी नहीं, क्या नाम, डार्विन। हाँ, मेंडल तो गलत हो जाएगा। हाँ, कहाँ मेंडल थे, कहाँ डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को चैलेंज कर दिया। क्या लिख रहे हो बिटिया? लिखो ना, बाकी चाहे कुछ करो, छूट जाने दो, कुछ अगले साल पढ़ लेना, लेकिन लिखे के चक्कर में ना पढ़ो। हाँ, हाँ, लेकिन लिखो ना। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को ग्रेटली चैलेंज कर दिया चार्ल्स डार्विन ने, इस आधार पर कि उन्होंने एक समुद्री यात्रा की थी। उस समुद्री यात्रा के आधार पर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर चैलेंज कर दिया। तो उनके क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे? तो कई उनके ऑब्जर्वेशन थे। इसमें पहला उनका ऑब्जर्वेशन सिमिलरिटीज का था, समानता। जैसे मान लेते भाई बहन हैं, तो भाई बहन में कुछ ना कुछ समानता जरूर होगी, और वो भाई बहन जब दोनों साथ में चलेंगे तो लगेंगे कि भाई बहन है, कुछ ना कुछ उनका शक्ल मिल रही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट सेम है। तो जो समानता दो लोगों में होती है उससे इंडिकेट होता है कि उनके पूर्वज क्या हैं, सेम रहे होंगे। तो एक तो ऑर्गेनिज्म के बीच समानता पाई जाती है, जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनके बीच तो समानता पाई ही जाती है। इवन जो लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए उनसे भी कुछ ना कुछ समानता पाई जाती है। तो एक तो समानता का सिद्धांत समझ बात आई। दूसरा कहा बहुत सारी ऐसी लाइफ फॉर्म्स हैं जो किसी एक जगह में पाई जाती है और बाकी दुनिया में कहीं पाई ही नहीं जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आम ही है, आम यहाँ है, कश्मीर में नहीं है। ठीक है, तो क्यों? अब ईश्वर के द्वारा यदि क्रिएट किया गया होता तो क्या आम का पेड़ यहाँ के मतलब यूपी के बंटवारे में आया था और सेब का पेड़ कश्मीर के बंटवारे में आया था? ऐसा तो है नहीं। ईश्वर अगर देता तो सब कुछ बराबर देता ना देता। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट या एनिमल हैं या ऐसी डाइवर्सिटी वैरायटीज हैं जो किसी एक जगह पाई जाती है, दूसरी जगह नहीं पाई जाती है। ये भी पता चला कि बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स एक्सटिंक्ट हो गई हैं, बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स एक्सटिंक्ट हो गई हैं जो कि पता चल रहा है, और बहुत सारी नई लाइफ फॉर्म्स इवाल्व भी हो गई हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे चीजें बदली हैं। तो ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ, ये कौन कह रहा है? ये डार्विन कह रहे हैं। तो डार्विन की 5 ऑब्जर्वेशन है, वो हमको पांचों लिखने हैं, लिख लीजिए। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ग्रेटली चैलेंज्ड बाय, किसके द्वारा? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और कब? इन 18th
सेंचुरी किस आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन कहाँ आए? मेड ड्यूरिंग सी वोएज इन सेल शिप जिसका नाम HMS बीगल है। और ये सी वेव 5 ईयर के लिए था, 5 साल के लिए। अच्छा 19th 5 ईयर 1831 से 1836। सब स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को चैलेंज किया किसने? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। कब किया? 19th सेंचुरी में किया। कैसे किया? ऑब्जर्वेशन के आधार पर किया। ऑब्जर्वेशन कहाँ से आए? समुद्री यात्रा से आए। समुद्री यात्रा किस पर की है? सेल शिप, उसका नाम क्या था? HMS बीगल। कितने साल की यात्रा थी? 5 साल की, 1831 से 1836। अब साइड में लिखिए डार्विन ऑब्जर्वेशन। क्या क्या उनके ऑब्जर्वेशन थे या क्या क्या कंक्लूजन था? ठीक है, साइड से लिखिए डार्विन कंक्लूजन। बातचीत ना करो भाई। डार्विन कंक्लूजन। तो डार्विन का पहला कंक्लूजन है all living forms share similarity among themselves as well as similarity with organism live million year ago। दूसरा, many life form do not exist सभी जगह, सब जगह नहीं पाई जाएंगी। लाइफ फॉर्म्स एक्सटिंक्ट इन डिफरेंट टाइम पास, जो पास हुआ उसमें न्यू लाइफ फॉर्म एराइज और ग्रेजुअल
ऑफ लाइफ फॉर्म्स। हो गया? अरे अलग अलग समय जो गुजरा है, अरे ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस, डार्विन कहते हैं कि पॉपुलेशन में जितने भी लोग पाए जाते हैं, देखो जब सुनाएं तो पेन बंद हो जाना चाहिए, केवल सुनो। लिखने छूट जाएगा, अभी पीडीएफ दे देंगे, आप लिख लीजिए। लिखने के चक्कर में समझना छूट जाएगा तो फिर पक्का अगले साल समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखो नहीं, समझो। लिखने टाइम देते हैं उस टाइम लिख लीजिएगा, छूट जाए पीडीएफ से लिख लीजिएगा। डार्विन कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल पाए जाते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ न कुछ सब में अंतर होता है। इसको वेरिएशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन में बिल्ट इन वेरिएशन, मतलब वेरिएशंस पाई जाती है। फिर क्या होता है, परिस्थितियां बदलती हैं। बदली हुई परिस्थितियों में उस पॉपुलेशन में से कुछ लोग जीवित बच पाते हैं और कुछ लोग जीवित नहीं बच पाते हैं। उसके पीछे ये कहा गया है कि जो वेरिएशंस थी, जो कैरेक्टर्स थे, उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो किसी इंडिविजुअल की मदद करते थे उस डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में सरवाइव करना। ऐसा कोई भी कैरेक्टर जिसकी मदद से कोई ऑर्गेनिज्म किसी विपरीत परिस्थिति में सरवाइव कर सके, उस कैरेक्टर को कहते हैं फेवरेबल वेरिएशन। फेवरेबल वेरिएशन क्या होती है? ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो उस ऑर्गेनिज्म को मदद करे डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। कैसे मदद करेंगे? तो मदद ऐसे करेंगे कि उस वेरिएशन की मदद से वो किसी नेचुरल रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल कर पाए, खाना ढूंढ पाए, पानी ढूंढ पाए, रह पाए। तो यदि आपके पास कोई योग्यता है, उसकी मदद से आज डिफिकल्ट कंडीशन में जीवित बच जाते हो, तो उस योग्यता को कहते हैं फेवरेबल वेरिएशन। वो फेवरेबल वेरिएशन जिस व्यक्ति में पाई जाती है या जिस पॉपुलेशन पाई जाती है, उस व्यक्ति को फिटेस्ट इंडिविजुअल या उस पॉपुलेशन को फिटेस्ट पॉपुलेशन कहते हैं। तो फिर जब डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन आती है तो कौन बचेगा? तो जो फिटेस्ट होगा वही बचेगा। तो डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में फिटेस्ट इंडिविजुअल सरवाइव कर जाते हैं, इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या इसी का दूसरा नाम नेचुरल सिलेक्शन है। अब क्यों नेचुरल सिलेक्शन है? वो जो फेवरेबल वेरिएशन या कैरेक्टर है वो तो नेचर ने ही उसको दिया था। आज डिफिकल्ट कंडीशन हुई और आज वो वेरिएशन काम आ गई, तो नेचर ने उसको वेरिएशन दिया था, मतलब नेचर ने उसको सेलेक्ट किया था कि जाओ जब डिफिकल्ट कंडीशन होगी तब सरवाइव कर जाना। तो इसको क्या कहोगे? नेचुरल सिलेक्शन, या इसी को क्या कहोगे? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट हर्बर्ट स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, जबकि उसी चीज को नेचुरल सिलेक्शन किसने कहा था? डार्विन ने कहा था। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन है, आपके पास कोई बढ़िया क्वालिटी है, वेरिएशन है, जिसकी मदद से किसी डिफिकल्ट कंडीशन में आप सरवाइव कर गए, ठीक है, लेकिन आप अमर नहीं होगे। वो इंडिविजुअल जो डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में सरवाइव कर गया है, वो भी एक ना एक दिन तो मरेगा ही। तो अगर वो मर ही जाएगा तो फिर उससे बचे रहने का क्या मतलब है? भाई कुछ लोग आज मर गए और कुछ लोग कुछ दिन बाद मर गए। आपके पास क्वालिटी अच्छी है तो आज नहीं मरोगे, कल मर जाओगे। तो डार्विन कहते हैं कि जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है, जिसकी जो फिटनेस होती है, उसका असली मतलब है कि वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस हो। अब लोगों ने कहा ये कौन सी फिटनेस है? कहा डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में आप सरवाइव करिए, ये पहली शर्त है, लेकिन मरने से पहले ऐसे बच्चे पैदा करके जाइए
जो उस डिफिकल्ट कंडीशन में आसानी से सरवाइव कर सके। तो भले ही वो व्यक्ति मर जाएगा लेकिन अपनी जो क्वालिटी बच्चों में दे जाएगा, तो पॉपुलेशन क्या कर जाएगी, सरवाइव कर जाएगी। तो डार्विन कहते हैं कि फिटनेस का असली मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। ऑर्गेनिज्म डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में सरवाइव करे, ये पहली शर्त है, लेकिन वो ढेर सारे बच्चे पैदा करे और ऐसे बच्चे पैदा करे जो उसी डिफिकल्ट कंडीशन में और आसानी से सरवाइव करें। मतलब पिताजी को बड़ी मुश्किल हुई होगी उस कंडीशन में सरवाइव करने में, लेकिन बच्चे और आसानी से। तो अगर बच्चे और आसानी से सरवाइव कर गए तो वो बच्चे सब जीवित बचे रहेंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और फिटेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस। किसने दिया है, डार्विन, और हर्बर्ट स्पेंसर का भी इसमें योगदान है। एक वैज्ञानिक है अल्फ्रेड वेलेस। अल्फ्रेड वेलेस, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान जहां गए थे वो गैलापागो आइसलैंड है, ठीक है। इसी तरीके से जो अल्फ्रेड वेलेस एक नेचुरलिस्ट है, ये एक जगह गए थे, उसका नाम मलय आर्कीपिलागो है। मलय आर्कीपिलागो पर इनके ऑब्जर्वेशन और गैलापागो आइसलैंड पर डार्विन के ऑब्जर्वेशन एक जैसे थे। तो जब ऑब्जर्वेशन एक जैसे होंगे तो कंक्लूजन भी क्या होगा, एक ही जैसा होगा। और कंक्लूजन वही कि ऑर्गेनिज्म के बीच क्या पाई जाती है, समानता। और समानता से क्या पता चलता है, अभी बताया कि भाई बहन में अगर समानता है, क्यों, क्योंकि उनके पेरेंट क्या है, सेम, तो कॉमन एंसेस्टरी पता चलती है, ठीक है। और एक बात बताइए कि जैसे जैसे धरती का समय बीता है, अलग अलग समय में अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहे हैं। कहने का मतलब जैसे जैसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री चेंज हुई है, वैसे धरती पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या होते गए, चेंज होते गए। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री रिलेट विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री। जैसे जैसे धरती का इतिहास बदला है, वैसे वैसे धरती पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म का भी इतिहास बदल गया है। और ये धरती 4000 साल पुरानी नहीं है, ये मिलियन साल पुरानी है। एक बार फिर से सुन लेते हैं, फिर जिस फ्लो में लिखेंगे उसी फ्लो में लिखिएगा। डार्विन कहते हैं कि पॉपुलेशन में पाई जाती है वेरिएशंस। वेरिएशन क्या होती है, करेक्टर होते हैं। ऐसा कोई भी वेरिएशन या करेक्टर जो किसी ऑर्गेनिज्म को डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करे, उस वेरिएशन को फेवरेबल वेरिएशन कहते हैं। ऐसा इंडिविजुअल जिसमें फेवरेबल वेरिएशन पाई जाएगी, उस इंडिविजुअल को फिटेस्ट इंडिविजुअल कहते हैं। फिटेस्ट इंडिविजुअल फेवरेबल वेरिएशन की मदद से डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में सरवाइव करेगा, इसी को कहेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या इसी को कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन। ये इस ऑर्गेनिज्म की फिटनेस है। डार्विन कहते हैं कि फिटनेस का असली मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब ऑर्गेनिज्म सरवाइव तो करे, लेकिन ढेर सारे प्रोजनी पैदा करे जो उसी डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में और आसानी से क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए, तभी इसका असली मतलब फिटनेस है, ठीक है। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन भी बताया। फिर एक वैज्ञानिक, डार्विन कहाँ काम किए, डार्विन काम किए गैलापागो आइसलैंड पर काफी ज्यादा। एक वैज्ञानिक है अल्फ्रेड वेलेस, उन्होंने काम किया कहाँ, मलय आर्कीपिलागो पर, और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किए बिल्कुल वैसे ही ऑब्जर्वेशन डार्विन ने किए थे। तो दोनों लोगों के कंक्लूजन भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। क्या कंक्लूजन होगा, वही 2-3 कंक्लूजन कि ऑर्गेनिज्म के बीच समानताएं पाई जाएंगी। समानता से क्या पता चलेगा, कॉमन एंसेस्ट्री पता चलेगी। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बायोलॉजिकल हिस्ट्री है। और तीसरा, अर्थ कितनी पुरानी है, हजारों साल नहीं, ये क्या है, मिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है। अब लिख लेते हैं, शुरू करो। Population has built-in variation. Any variation या
character that help to individual या population to survive in difficult नेचुरल कंडीशन। कैसे मदद करेगी? बाई बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो उस पर्टिकुलर वेरिएशन को कहोगे फेवरेबल वेरिएशन। ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल जिसमें क्या पाई जाए? इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशन, जो कहोगे क्या? फिटेस्ट इंडिविजुअल, और इसमें होगी फिटनेस किसी भी डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन क्या होगा? जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो क्या कर जाएगा? सरवाइव कर जाएगा। द फिटेस्ट इंडिविजुअल बेटर सरवाइव। और क्यों सरवाइव कर गया? विद हेल्प ऑफ फेवरेबल वेरिएशन, with help of favorable variation। इन डिफिकल्ट कंडीशन में फिटेस्ट इंडिविजुअल सरवाइव कर गया, और इसी नाते इस घटना को क्या कहते हो? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या इसी को क्या कहा जाता है? बस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट जिसने दिया है वो हर्बर्ट स्पेंसर है। और नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट जिसने दिया है वो कौन है? डार्विन। फिटनेस क्या है? तो कहोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी डिफिकल्ट कंडीशन को एडाप्ट करने की जो क्षमता है। और डिफिकल्ट कंडीशन को एडाप्ट कैसे कर पाएंगे? उनके पास जो क्वालिटीज होंगी। तो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू एडाप्ट डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन। जो डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन को बढ़िया एडाप्ट करेगा उसके पास फिटनेस उतनी बढ़िया होगी। फिटनेस क्या है? तो कहोगे इट इज एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी
to adapt difficult natural condition। जो जितना बढ़िया एडाप्ट करेगा वो इतना बढ़िया नेचुरल क्या हो जाएगा, सिलेक्शन में आ जाएगा। एंड गेट सेलेक्टेड बाय क्या, नेचर। चलिए, अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के हिसाब से जो फिटनेस है, बातचीत ना करो भाई। अब अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस क्या है, तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ याद रखेंगे, अल्टीमेटली एंड ओनली, कौन सी फिटनेस है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। डार्विन से पूछोगे फिटनेस क्या है तो कहेंगे रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही फिटनेस है। अब ये कौन सी फिटनेस है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म इजिली सरवाइव करे इन डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये डिफिकल्ट नेचुरल कंडीशन में सरवाइव भी करे एंड क्या करे, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे मेनी प्रोजनी। एनसीईआरटी में लिखा है ढेर सारी प्रोजनी छोड़ के जाए, तो बात वही है, प्रोड्यूस मेनी प्रोजनी, जो क्या करें, दैट मोर इजली एडॉप्ट इन डिफिकल्ट कंडीशन। क्योंकि एक व्यक्ति जो जीवित बच गया है, मान लेते हैं वो अमर तो है नहीं, एक ना एक दिन उसकी भी डेथ हो जाएगी, तो फिर क्या मतलब है। तो अगर आप बचे हैं तो ऐसे बच्चे पैदा करके जाएं जो उसी परिस्थिति में और आसानी से क्या करें, एडाप्ट कर सके। तो इसका मतलब ये असली फिटनेस आपके पास है। और आपकी डेथ हो गई, बात खत्म, तो उसका कोई मतलब नहीं है। डार्विन कहते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वही क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ज्यादातर कहाँ काम किए हैं, कहाँ, तो कहोगे गैलापागोस, आइसलैंड पर काम किए। जबकि एक है अल्फ्रेड वेलेस, ये नेचुरलिस्ट हैं, कहाँ काम किए हैं, वर्क एट मलय आर्किपिलेजो। और अल्फ्रेड वेलेस ने सिमिलर कंक्लूजन एज क्या, डार्विन, सिमिलर कंक्लूजन पर पहुंचे
डार्विन के क्या, तो वही कंक्लूजन, ऑल लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटी। और ये क्या इंडिकेट करता है, कॉमन एंसेस्ट्री। दूसरा ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है। तीसरा जियोलॉजिकल हिस्ट्री को रिलेट विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री। और अर्थ नॉट 1000 year old बट कितनी million year old। एनसीईआरटी खोलो। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थ्योरी, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी के 3 मेन पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज या वैरायटी जो हम आज देख रहे हैं वो क्रिएट किए गए हैं एज सच, सब कुछ एज सच बना था। दूसरा पॉइंट था कि जो डाइवर्सिटी है वो सेम है सिंस क्रिएशन, और ये सेम रहेगी इसमें फ्यूचर में। और तीसरा है अर्थ की लगभग एज कितनी है, 4000 साल। ऑल दीज आइडिया वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग 19th century। किस आधार पर, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहाँ से मिले थे, सी वोएज। ये यात्रा किस पे किए थे, सेल शिप, जहाज का नाम HMS बीगल। पूरी दुनिया घूमे कौन, चार्ल्स डार्विन। कंक्लूड किए क्या, तो देखो क्या क्या कंक्लूड किए कि जितनी लिविंग फॉर्म है उन सब में क्या है, समानता। डार्विन के कॉन्सेप्ट में समानता का बड़ा रोल है। सिमिलैरिटी है डिफरेंट डिग्री की, इवन उनसे भी आपस में तो सिमिलरिटी है ही, इवन उनसे भी सिमिलरिटी है जो मिलियन साल पहले थे। बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब है एक्सटिंक्ट हो गई, कहीं नहीं पाई जाती, मतलब एक्सटिंक्ट हो गई ना। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन ईयर गोन। फिर नई लाइफ फॉर्म एरोज भी हुआ इन डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। और देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ से नई बात शुरू हो गई। एनी पॉपुलेशन जिसमें क्या पाई जाती है, तो कहोगे बिल्ट इन वेरिएशन पाई जाती है, किसमें, कैरेक्टर्स में। और ऐसे कैरेक्टर करते क्या हैं, दीज कैरेक्टर इस लायक बनाते हैं कि ऑर्गेनिज्म सरवाइव बेटर कर सके, किसमें, नेचुरल कंडीशन में, चाहे वो कोई क्लाइमेट हो, फूड हो, फिजिकल कोई फैक्टर हो। और आउटब्रीड मतलब ऐसे बनाएं, ऐसे बच्चे बनाएं जो लेस इंडोर्ड मतलब कम परेशान हो और सरवाइव कर जाएं क्या, उसी नेचुरल कंडीशन में। दूसरी भाषा में इसी बात को कहा गया क्या, दूसरी भाषा में इसी बात को कहा गया फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल, या क्या कहा गया, पॉपुलेशन। फिटनेस अकॉर्डिंग टू द डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली, हाईलाइट करूं कौन सी फिटनेस कह रहे हैं,
डार्विन सिर्फ एक फिटनेस मानते हैं, कौन सी? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्या कहते हैं? कह रहा दोज हु बेटर फिट इन इन्वायरमेंट, मतलब आसानी से सरवाइव कर गए, उनको लीव करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रोजनी देन अदर, और वो विल सरवाइव मोर और हेंस सेलेक्टेड बाय नेचर। इनका कहना है कि लोग सरवाइव करें, ऐसे बच्चे छोड़ के जाएं वो भी सरवाइव करें, तभी वो असली फिटनेस है, वरना उसका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने टर्म दिया कौन सा? नेचुरल सिलेक्शन, और इसी को मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन बताया। कह रहा लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट, कह रहा थोड़ा बहुत इनके बारे में भी याद कर लो। कौन? अल्फ्रेड वेलेस। ये क्या है? नेचुरलिस्ट। कहाँ काम किए? मलय आर्किपेलागो। इनको भी क्या मिले? तो कहो कि वही कंक्लूजन मिले और उसी टाइम के मिले, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वही बात फिर कहा गया कि जो न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो रिकॉग्नाइज होते हैं। ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर, फिर वही लाइन रिपीट हो गई। सिमिलैरिटी, ये बार बार आ रहा है, और इसका मतलब क्या है? कॉमन एंसेस्टर, दोज एंसेस्टर जो प्रेजेंट थे इन डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अब ये इपोक, पीरियड और इरा लिखा है, इसको भी आगे पढ़ाएंगे। ये लाइन वही दिखवा गई, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। और कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन ये है कि अर्थ हजारों साल पुरानी नहीं है, जबकि बिलियन, भैया हम मिलियन के बिलियन लिख लेना, हो सकता कॉपी मिल जाए लाइन सच कह दे कि नहीं बिलियन लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हेडिंग डालेंगे एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन, और ये वो हेडिंग है जिसका एक सवाल एग्जाम में आना ही आना है। एविडेंसेज का मतलब क्या है? देखिए दो मत हैं। एक थ्योरी कह रही है कि इवोल्यूशन नहीं हुआ है, इवोल्यूशन का मतलब बदलाव नहीं हुआ है, ईश्वर ने एज सच सब कुछ बनाया था, एज सच सब कुछ है, और एज सच सब कुछ रहेगा, मतलब चेंज नहीं हुआ। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? बदलाव होना, कि भाई पहले कुछ और था, आज कुछ और है, और आने वाले वक्त में हो सकता कुछ और हो जाए। ठीक है, तो इवोल्यूशन हुआ है, इसका क्या प्रमाण है? तो प्रमाण की डिस्कशन हम लोग इस हेडिंग में करेंगे। तो हेडिंग डालिए एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन, और ये इतनी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यहाँ शुरू हुई है, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ये चौथा पेज है, यहाँ तक है, यहाँ तक एविडेंस है। फिर हेडिंग बदल गई है, एडाप्टिव रेडिएशन आ गई है। ऐसा कोई पेपर बना नहीं है अब तक जिसमें एविडेंस से सवाल ना आए, और अगर सवाल नहीं छपा तो पेपर मशीन से बाहर ही नहीं आएगा, हाँ वही अटक जाएगा पक्का। एक जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया है, वो भी इसी हेडिंग से है। अरे कर लो भैया बिलियन लो। चलो देखो एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन में क्या है, एनसीईआरटी ने मेन हेडिंग डाल दी है, फिर कोई और हेडिंग नहीं है। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ लिखा है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ लिखा है, फिर यहाँ देखो नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है, फिर ये पैराग्राफ चल रहा है, अभी यही चल रहा है, फिर यहाँ से देखो नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से फिर नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। तो हुआ क्या है कि हर पैराग्राफ अलग हेडिंग ही है, तो हम आपको छोटी छोटी अलग अलग हेडिंग में पढ़ाएंगे। तो एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन में जो पहली हेडिंग डालना है वो डालना है पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। तो हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस।
सुन लीजिए फिर लिखिएगा। पैलिएंटोलॉजी शब्द का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल। तो यदि फॉसिल की स्टडी से कोई प्रमाण हमको मिले तो उसको हम लोग पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। फॉसिल क्या होते हैं? तो कहोगे किसी भी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो बचे हुए अवशेष होते हैं, रिमेन्स पार्ट या रिमेन्स हार्ड पार्ट ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। अब जैसे डायनासोर एक एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, उसके शरीर के बचे हुए हिस्से जो हमको मिल गए या इम्प्रिंट हमको मिल गए, उसको हम लोग फॉसिल कहते हैं। फॉसिल की स्टडी हम लोगों को डायरेक्ट एंड सॉलिड एविडेंस देता है। अभी हम कई एविडेंस पढ़ेंगे, ये तो पहली हेडिंग है, कम से कम 5-6 एविडेंस है। क्वेश्चन आखिरी में पूछता है कि सबसे बढ़िया प्रमाण कौन सा है? तो सबसे बढ़िया प्रमाण यही है, सॉलिड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो आंसर क्या देंगे? फॉसिल। फॉसिल से अच्छा कोई एविडेंस नहीं है। ठीक, एक और बात, फॉसिल मिलेंगे कहाँ? तो फॉसिल हमको मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, चट्टानों में। कौन सी? तो याद रखिएगा सेडिमेंट्री रॉक। अब ये कौन सी रॉक होती है जरा देखिए, बनाइएगा नहीं। जैसे मान लेते ये कोई वाटर बॉडी है, यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, इसमें से जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ रहे हैं। तो जब नीचे बैठेंगे तो यहाँ लेयर बनेगी। तो जो सेडिमेंटेशन से चट्टान कैसे बन जाती है? भाई इतना मोटा वाटर कॉलम है और ये इतनी मिट्टी है, तो आप सोचो मिट्टी के ऊपर इतना प्रेशर होगा तो ये चट्टान नहीं बन जाएगी। लाखों सालों तक अगर ये दबा रहा तो धीरे धीरे नीचे चट्टान बन जाएगी। तो ऐसी किसी भी चट्टान जो इस तरीके से बनती है कि पार्टिकल धीरे धीरे नीचे सस्पेंड करते हैं और लेयर बनती जाती है और वो धीरे धीरे चट्टान बन जाती है, उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ज्यादातर फॉसिल इसी चट्टान में मिलते हैं, इस चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो फॉसिल कहाँ मिलेंगे? तो कहोगे सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे। ठीक, अब मान लेते कि आपको सेडिमेंट्री रॉक मिल गई, आपने खुदाई की और आपको कई स्ट्रेटा मिल गए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये अपर स्ट्रेटा भी लिखिएगा नहीं, ये मिडिल स्ट्रेटा है, हाँ लेयर, और ये इनर। अच्छा, हुआ ये कि जब आपको खुदाई किया तो यहाँ भी एक फॉसिल मिला इस लेयर में, यहाँ भी एक फॉसिल मिला इस लेयर में, और यहाँ भी एक फॉसिल मिला। मान लेते फॉसिल ये ए है, मान लेते ये बी है, और मान लेते ये सी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा फॉसिल पुराना है और कौन सा फॉसिल नया है, तो कैसे पता जाए? तो भाई जब सेडिमेंटेशन हो रहा होगा तो जो नीचे की लेयर है वो बहुत पहले बनी होगी और जो ऊंचे की लेयर है वो थोड़ा बाद में बनी होगी। तो इन दोनों में से नई कौन है, पुरानी कौन है? तो ये यंगेस्ट है और ये, तो फॉसिल कौन पुराना कौन नया? भाई ये क्या हो, यंगेस्ट फॉसिल, और ये क्या होगा, ओल्डेस्ट। फिर आपने इसकी एज निकलवाई, पता चला कि ये 10 मिलियन ईयर ओल्ड है, और पता चला कि ये 5 मिलियन ईयर ओल्ड है। इसका मतलब बता दो बस, इसका मतलब जानते हो क्या? इसका मतलब है आज से 10 मिलियन साल पहले धरती पर ये जीवित थे और आज से 5 मिलियन साल पहले धरती पर ये जीवित थे। एक और चीज दिख रही है कि भाई जब ये हैं तो ये नहीं है, इनके साथ सी फॉसिल नहीं मिला। इसका मतलब जानते हो क्या है? कि इस दौरान सी नहीं थे, और जब सी मिले तो क्या नहीं मिल रहे हैं? ए नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब एक्सटिंक्ट हो गया तब। इसका मतलब क्या हुआ है कि लाइफ फॉर्म समय के साथ क्या कर गई? बदल गई।
और यही तो सिद्ध करना चाह रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, लाइफ फॉर्म बदली है। भाई जब ए था तो बी नहीं था, जब बी था तो बी ए नहीं था, उसके बाद जब बी भी गायब हो गया, सी आ गया, तो ना ए मिला ना बी मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग समय में अलग अलग लाइफ फॉर्म इस अर्थ पर रही। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ, और यही हम सिद्ध करना चाहते हैं। तो जो हमको क्रस्ट मिलते हैं, सेडिमेंटेशन की लेयर मिलते हैं, उसमें कई स्ट्रेटा मिलते हैं, तो स्ट्रेटा से हमको क्या पता चलता है? स्ट्रेटा से हमको ये पता चलता है कि डिफरेंट स्ट्रेटा में डिफरेंट लाइफ फॉर्म के फॉसिल मिलते हैं। ये बताते हैं कि जितनी पुरानी स्ट्रेटा है उस समय धरती पर वो फॉर्म थी, उसके बाद जब समय बदला तो स्ट्रेटा बदला, तो लाइफ फॉर्म भी क्या कर गए, बदल गए। धीरे धीरे समय के साथ चीजें बदलती हैं, यही क्या है, इवोल्यूशन। ये दो तीन चीजें दिखती हैं, यहाँ दिख रही हैं स्पष्ट, क्या, डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन डिफरेंट हिस्ट्री पीरियड। इसका मतलब लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट भी हुई है, इसका मतलब नई लाइफ फॉर्म इवॉल्व भी हुई है, इसका मतलब लाइफ फॉर्म चेंज हुई है। कैसा, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है लाइफ फॉर्म का, यही हमको सिद्ध करना। तो ओवरव्यू समझ में आ गया क्या क्या है। अब रटने वाले सवाल 7-8 क्वेश्चन है जो हमको याद कर लेते हैं। पहला सवाल, पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब है एविडेंस फ्रॉम फॉसिल स्टडी। फॉसिल क्या होते हैं? तो कहोगे हार्ड रिमेन पार्ट ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डायनासोर। फॉसिल हमको कहाँ मिलते हैं? तो कहोगे रॉक, कौन सी रॉक? तो स्पेशली सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंटेशन के दौरान वो ऑर्गेनिज्म उसमें दब गया और आज फॉसिल के फॉर्म में मिला। सेडिमेंट्री रॉक में डिफरेंट स्ट्रेटा मिलते हैं, अपर स्ट्रेटा, मिडिल स्ट्रेटा, लोअर स्ट्रेटा। अलग अलग स्ट्रेटा में अलग अलग लाइफ फॉर्म के फॉसिल मिलते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है? तो इससे 3-4 चीजें पता चलती हैं। क्या, कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लाइफ फॉर्म इस अर्थ पर रही है, इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ है। जब ए था तब बी नहीं, जब बी था तो ए नहीं, जब बी था तो सी भी नहीं था, ठीक है। इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लाइफ फॉर्म रही, इसका मतलब एक्सटिंक्शन भी हुआ है, और इसका मतलब नई स्पीसीज बनी भी है, और इसका मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका कंप्लीट फॉसिल हिस्ट्री हम लोगों के पास है? तो आंसर देंगे हॉर्स। हॉर्स एक ऐसा एनिमल है जिसकी कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास है। हम देख के बता सकते हैं कि पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, ऐसे। क्लियर हो गया? छोटा सा ये बना लीजिए, ये बनाना नहीं है तो डेटिंग करेंगे। हाँ, तो लेयर खुदाई करते जाएंगे तो ये पता चलता है इनकी जो थिकनेस होती है और इनका जो कलर होते हैं। स्ट्रेटा के कलर अलग अलग होते हैं, स्ट्रेटा की जो मजबूती होती है वो भी अलग अलग होती है। कहीं पर मुलायम मिट्टी मिलेगी और कहीं पर बहुत कठोर मिलेगी, कहीं उसका कुछ और रंग होगा, कहीं कुछ और रंग होगा। ये स्ट्रेटा अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। लिख लो, लिखे। पैलिएंटो पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब है एविडेंस फ्रॉम, कहां से, फॉसिल स्टडी। ठीक। दूसरा सवाल है कि फॉसिल क्या है? तो कहोगे रिमेन हार्ड पार्ट ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे डायनोसॉर्स, जो कि एक एक्सटिंक्ट रेप्टाइल है।
तीसरा फॉसिल प्रेजेंट इन, तो कहोगे सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक में मेनी लेयर्स होती है। सेडिमेंट्री रॉक में इसकी जो डिफरेंट एज लेयर होती है हैज फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म, और ये वो होंगे जो जब वो लेयर बन रही थी उसी में मर गए। दैट died during formation of that layer. Fossil study gave evidence that, क्या पहला एविडेंस है डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म प्रेजेंट on earth in different geological time। दूसरा है many life form क्या हुई है extinct in time period of earth। तीसरा है many new life forms evolve in different time। चौथा evolution of life forms। fossil gave direct and solid evidence of evolution। दूसरा horse is living organism that has complete fossil history या
एंसेस्टर। फिर सवाल है एज ऑफ फॉसिल। या चट्टान एस्टिमेटेड बाय किसके द्वारा? तो आंसर देंगे रेडियो एक्टिव डेटिंग। अब कौन कौन से रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है? एक होती है कार्बन डेटिंग, जिसमें कार्बन के 2 आइसोटोप का इस्तेमाल होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता होगा रेडियो एक्टिव में। और कार्बन डेटिंग यही मोस्ट कॉमन मेथड है। दूसरा है यूरेनियम लेड डेटिंग। ये बहुत पुराना तरीका है, मोस्ट एंशिएंट मेथड। एक और खास बात है, यूरेनियम जब लेड में कन्वर्ट होता है तो हाफ लाइफ बहुत लंबा टाइम है। तो अगर बहुत बड़ी एज कैलकुलेट करनी होगी, बड़ा टाइम, तो यूरेनियम लेड मेथड का इस्तेमाल करें। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस मेथड। इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस मेथड ये मोस्ट रिसेंट मेथड है। और यही मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। रिसेंट भी है, एक्यूरेट भी है। Evidences that evolution of life form indeed takes place on earth come from many quarter। कई बार आया। फॉसिल क्या है, यहां से टिक कर लो। फॉसिल आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स। कौन सी रॉक? तो कहोगे सेडिमेंट्री रॉक। और उसके जो क्रॉस सेक्शन होंगे अर्थ क्रस्ट, ये इंडिकेट करेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वर वन द अदर, एक दूसरे के ऊपर लेयर बनी होंगी। ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ, अलग अलग एज की जो रॉक सेडिमेंट होंगे उसमें अलग अलग फॉसिल मिलेंगे। और संयोग से ये तभी मरे होंगे जब वो लेयर बन रही होगी। इसमें से कुछ होंगे जो सिमिलर होंगे आज के ऑर्गेनिज्म के जैसे, और कुछ ज्यादातर रिप्रेजेंट करेंगे क्या, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जैसे डायनासोर। स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट लेयर क्या इंडिकेट करती है, समझ लीजिए। तो इंडिकेट कर रही है कि वह जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, भाई जितनी पुरानी चट्टान होगी उतने साल पहले वो लोग धरती पर रहते होंगे। स्टडी शो दैट लाइफ फॉर्म वेरीड, मतलब बदली है विद द टाइम। सर्टेन लाइफ फॉर्म रिस्ट्रिक्टेड है किसी एक सर्टेन टाइम में, जैसे ए था तो बी नहीं था। मान लेते ए 10 मिलियन साल पुरानी चट्टान थे, इसका मतलब 10 मिलियन साल पहले धरती पर ए थे लेकिन तब बी भी नहीं थे। हेंस न्यू लाइफ फॉर्म क्या हुआ, एराइज इन डिफरेंट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ऑल दिस कॉल्ड पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। डू यू रिमेंबर हाउ, कैसे एज ऑफ फॉसिल कैलकुलेट होती है, तो बताया कैसे, रेडियो एक्टिव डेटिंग से। डू यू कलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर। मैंने आपको मोटा मोटा 3-4 क्वेश्चन बता दिए, बाकी इसका डिटेल प्रोसेस तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। हेडिंग डालिए एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन।
एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। एक अर्नस्ट हैकेल नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस दिया है कि इवोल्यूशन हुआ है, बदलाव हुआ है। क्या दिया भैया, किस इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, उस कॉन्सेप्ट को ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी कहते हैं। ये आपको शब्द याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन याद रखिए, ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। ओंटोजेनी शब्द का मतलब होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट और फाइलोजेनी शब्द का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इनका कहना है कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म का आप एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ध्यान से देख लोगे, यदि किसी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट आप ध्यान से देख लोगे तो आपको उस ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन का कुछ कुछ आइडिया आपको हो जाएगा। लोगों ने कहा कैसे? कहा ऐसे समझो, जैसे मान लेते कोई ऑर्गेनिज्म ए है और इसके एम्ब्रायो को आप देखो, तो जैसे मान लेते हैं अभी एम्ब्रायो 1 दिन का है, फिर एम्ब्रायो 5 दिन का है, फिर एम्ब्रायो 10 दिन का है, फिर 100 दिन का है। ठीक है, ऐसे एम्ब्रायो की एज बढ़ेगी। तो जब एम्ब्रायो की एज बढ़ेगी तो एम्ब्रायो में चेंज भी तो आएंगे। अगर आप चेंज देखोगे, नजर डालोगे, तो संयोग से सभी एम्ब्रायोनिक स्टेज ये बताती हैं, और ये मान लेते हैं आज का एडल्ट है, तो कहते हैं कि आज का एडल्ट बनने से पहले जितने एंसेस्टर गुजरे हैं उन सब के कैरेक्टर हमको कहाँ दिखाई पड़ जाएंगे? एम्ब्रायोनिक स्टेज में दिखाई पड़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को आप देख लो, उसमें क्या दिखाई पड़ जाएंगे? एंसेस्टर के कैरेक्टर दिखाई पड़ जाएंगे। लोगों ने कहा कैसे? तो कहा ऐसे, कहा वर्टिब्रेट के एम्ब्रायो को देख लो। वर्टिब्रेट में आते कौन है? फिश आता है, एम्फीबिया आता है, रेप्टाइल आता है, बर्ड आता है और मैमल। कहा सबका एम्ब्रायो देख लो, सब में पाई जाती है गिल स्लिट। अब अगर सब में कोई कैरेक्टर पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सब लोग एक ही एंसेस्टर से बने होंगे, जिसमें क्या पाई जाती होंगी? गिल स्लिट पाई जाती होंगी। ये इनका कहना है, हमको जज नहीं बनना, हमको आंसर लगाना है बस केवल। इनका कहना है कि वर्टिब्रेट के एम्ब्रायो में हेड के पीछे गिल स्लिट पाई जाती है, और ये इंडिकेट करते हैं कि सभी वर्टिब्रेट उस ऑर्गेनिज्म से इवाल्व होंगे जिसमें गिल स्लिट पाई जाती होंगी, और ये सभी वर्टिब्रेट से पहले क्या मिलेंगे? तो प्रोटोकार्डेट मिलेंगे। ठीक, एक और बात, फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए हैं वान बियर, कार्ल अर्नस्ट वान बियर। उन्होंने कहा यह थ्योरी ठीक नहीं है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का एडल्ट कैरेक्टर, जैसे गिल का पाया जाना किसका रियल में कैरेक्टर है? फिश का। कह रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म का जो एडल्ट कैरेक्टर है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रायो में नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब गिल स्लिट ना तो एम्फीबिया में होगी, ना रेप्टाइल में होगी, ना बर्ड में होगी, ना मैमल में होगी, केवल किसमें है? फिश में है। तो फिश के एम्ब्रायो में गिल स्लिट मिलेगा। सही कौन है हमें नहीं पता है, हमको क्वेश्चन सही करना है। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल के एम्ब्रायो में गिल स्लिट पाया जाता है बिहाइंड द हेड, और एडल्ट में केवल गिल में पाया जाता है। ये किसने कहा? अर्नस्ट हैकेल ने कहा। वान बियर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, किसी एक ऑर्गेनिज्म के एडल्ट कैरेक्टर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रायो में नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब एम्ब्रायोलॉजिकल थ्योरी सही नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है, एम्ब्रायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को किसने डिस्प्रूव कर दिया? तो कहोगे वान बियर। लोगों ने कैसे मान लिया? क्योंकि वो फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी हैं। तो अगर फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी कोई बात कह रहे हैं तो इतनी हल्की बात फिर नहीं होगी। ठीक है, हमको जज नहीं बनना है, ना हमको अर्नस्ट वान बियर की तरफ रहना है और ना हमको हैकेल की तरफ रहना है। हमको किधर रहना है? साइंस की तरफ रहना है। ठीक है, हमको क्वेश्चन अपने सही करने। तो 6 क्वेश्चन है केवल। कौन कौन से? कि अर्नस्ट हैकेल ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब क्या है? फाइलोजेनी का मतलब क्या है? ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमको उसी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनर एंसेस्टर दिखाई पड़ जाएंगे या समझ में आ जाएंगे। कैसे?
वो अलग बात है। वान बियर कहते हैं नहीं, ऐसा संभव नहीं। तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखिए। तो साइंटिस्ट का नाम अर्नेस्ट हीकेल। पहले इनके बारे में, इन्होंने क्या दिया, गेव एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। इन्होंने क्या दिया, गेव कॉन्सेप्ट ऑफ ओंटोजिनी रिपीट फाइलोजेनी। ओंटोजिनी शब्द का मतलब होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और फाइलोजेनी शब्द का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अर्नेस्ट हीकल कहते हैं क्या, कि एम्ब्रायोनिक एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिपीट्स कर देगा, रिपीट्स या शो कर देगा क्या, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसे, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट शो कर देगा क्या, एंसेस्टरल कैरेक्टर। इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया कि जो वर्टिब्रेट एम्ब्रायो है, किसका किसका, फिश का, एम्फीबिया का, रेप्टाइल का, बर्ड का और मैमल, इन सब में हैव गिल स्लिट बिहाइंड हेड, जो कि दैट ओनली प्रेजेंट इन एडल्ट फिश, जो केवल एडल्ट फिश में है। ये इनका कहना है। इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है, ये इंडिकेट करता है दैट ऑल वर्टिब्रेट इवॉल्व फ्रॉम, कहां से, कॉमन एंसेस्टर। इनका कहना है। फिर आ गए कार्ल अर्न्स्ट वान बियर।
इन्होंने क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया। डिसप्रूव एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। इनका कहना है कि एम्ब्रायोज नेवर पास थ्रू एडल्ट कैरेक्टर ऑफ अदर। किसी एक ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रायो में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का एडल्ट कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है? वान बियर। एम्ब्रायोज नेवर pass through adult character of other organism। चलो, embryological support of evolution proposed by Ernst Haeckel किस आधार पर? ऑब्जर्वेशन पर ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट। लेकिन वो एब्सेंट थे किसमें? एडल्ट। एग्जाम्पल भी दिए क्या कि ऑल वर्टिब्रेट जिसमें ह्यूमन भी है, रॉ वेस्टिजियल गिल स्लिट पाई जाती है बिहाइंड द हेड, लेकिन ये फंक्शनल केवल किसमें है? फिश में है, किसी और में नहीं है। लेकिन दिस प्रपोजल वाज डिसप्रूव बाय केयरफुल स्टडी परफॉर्मेंस बाय कार्ल अर्न्स्ट वान बियर। इन्होंने कहा एम्ब्रायो नहीं पास हो सकते हैं एडल्ट स्टेज ऑफ अदर। चलिए, हेडिंग डालने से पहले दो तीन चीजें जरा अलग से पढ़ लीजिए, फिर ये हेडिंग डालेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। एक शब्द होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सुन लीजिए क्या है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, इसी एक ऑर्गेनिज्म से दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म इवाल्व हो गए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई ये एक ऑर्गन है, इसी से दो अलग अलग ऑर्गन इवाल्व हो गए। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों के पास, लिखिएगा नहीं भी, फोर लिम्ब है मैमल। मैमल में हम लोग भी हैं, मैमल में बैट भी है। हम लोगों ने अपने फोर लिम्ब को हैंड बना लिया और इससे लिखते पढ़ते हैं। लेकिन यहीं पर बैट भी एक मैमल है। बैट ने क्या किया? बैट ने इसी फोर लिम्ब से विंग बना लिया। अच्छा, व्हेल भी एक मैमल है। व्हेल ने उसी फोर लिम्ब से फ्लिपर बना लिया। जब कभी एक स्ट्रक्चर से कई स्ट्रक्चर इवॉल्व हो जाए या एक एंसेस्टर से कई स्पीसीज इवॉल्व हो जाए तो ये फैलना हुआ, डाइवर्जेंस हुआ। इसी को कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लिखिएगा नहीं, सुनिएगा। तो जब कभी इवोल्यूशन हो डिफरेंट का, कहां से? कॉमन से, एक से अनेक बने, तो उसी को कहते क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। उसका उल्टा देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग लोग एक जैसा स्ट्रक्चर बना लें, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये भी एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बर्ड है, बर्ड के पास फोर लिम्ब है। बर्ड ने कहा हमको उड़ना है, तो उसने फोर लिम्ब को बना लिया
वैसे ही बगल में इंसेक्ट है। इंसेक्ट ने कहा हमारे पास 4 लिम्ब तो है नहीं, हमारे पास थोरेक्स है, और हम उसी से क्या बना लेंगे, विंग। अब देखो, इन्होंने 4 लिम्ब से विंग बनाया, इन्होंने थोरेक्स के सेगमेंट से विंग बनाया, लेकिन बनाया तो विंग ही ना, अलग अलग स्ट्रक्चर से एक जैसी चीज बनाई। क्यों? क्योंकि पर्पज एक है, इनका भी पर्पज उड़ना है और इनका भी पर्पज उड़ना है। तो जब कभी एक पर्पज के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर एक जैसे बन जाए तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंट। ये कन्वर्ज हो रहा है। और एक स्ट्रक्चर अलग अलग पर्पज के चक्कर में, 4 लिम्ब, हमारा पर्पज लिखना था तो हमने हैंड बना लिया, व्हेल का पर्पज तैरना था उसने फ्लिपर बना लिया, और बैट का पर्पज उड़ना था उसने विंग बना लिए। है सबका तो 4 ही लिम्ब ना, तो एक 4 लिम्ब से अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए। क्यों? पर्पज अलग अलग थे। कोई कह रहा हम तैरेंगे, कोई कह रहा हम उड़ेंगे, कोई कह रहा हम लिखेंगे, दौड़ेंगे, अलग अलग। चीता कह रहा हम दौड़ेंगे तो उसने मजबूत पैर बना लिए। कहने का मतलब है कि दुनिया में जब इवोल्यूशन होता है तो जो बदलाव होता है वो 2 टाइप का होता है। या तो एक स्ट्रक्चर से अनेक स्ट्रक्चर बनते हैं, एक बदलाव ये होता है, और या तो अलग अलग स्ट्रक्चर से एक जैसा स्ट्रक्चर बनता है, दूसरा बदलाव ये होता है। तो अगर एक स्ट्रक्चर से अलग अलग स्ट्रक्चर बना दिए गए तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और अलग अलग से एक जैसे बना दिए गए तो कन्वर्जेंट। तो जहां अभी आगे हम जितना होमोलागस, एनालागस ये सब पढ़ेंगे, वहां बार बार आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा इवोल्यूशन है, ये डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। एनसीईआरटी में अलग से कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो हम लोग अलग से समझ लेते हैं। क्या? एक होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एक होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये 2 मेन है, होते और भी हैं इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन भी होता है, माइक्रो इवोल्यूशन भी होता है, मैक्रो इवोल्यूशन भी होता है, बहुत टाइप के इवोल्यूशन होते हैं, हमको सब नहीं जानने, लेकिन ये 2 जानने हैं। जब कभी एक स्ट्रक्चर से डिफरेंट स्ट्रक्चर इवाल्व हो जाए तो डाइवर्जेंट, और जब कभी डिफरेंट से एक जैसा इवाल्व हो जाए वो कन्वर्जेंट। ऐसा क्यों होगा? एक से अनेक तभी बनेंगे जब डिमांड अनेक की होगी, नीड अलग अलग होगी। कोई कह रहा हम पानी में रहेंगे तो भैया उसको तैरना है, कोई कह रहा हवा में रहेंगे तो उसको उड़ना है, कोई जमीन पे रहेगा उसको दौड़ना है। 4 लिम्ब से अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए। अब बर्ड भी हवा में रहती है, इंसेक्ट भी हवा में रहती है, तो दोनों की नीड क्या है? एक। अब जब नीड एक है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक बनेगा। कहाँ से? अलग अलग जगह से। तो क्या कहोगे? कन्वर्जेंट। क्लियर हो गया? लिखो। लिख लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट फ्रॉम कॉमन, और आगे ये बना लीजिएगा। ठीक? या इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। दूसरा है एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। इवोल्यूशन ऑफ हैंड ऑफ ह्यूमन, कामा विंग ऑफ बैट, कामा फ्लिपर ऑफ व्हेल। कहां से? फ्रॉम
फोर लिम्ब, एक ही स्ट्रक्चर से बने ना। अब दूसरा लिख लीजिए, दूसरा है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ कॉमन थिंग फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इवोल्यूशन ऑफ विंग ऑफ बर्ड, कहां से? फ्रॉम फोर लिम्ब और इवोल्यूशन ऑफ विंग ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम थोरेक्स। ये दोनों क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तीसरा है पैरेलल इवोल्यूशन। कहा गया है कि जब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में हो जाए तो उसी कन्वर्जेंट को कन्वर्जेंट ना कह के क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं। मतलब बर्ड ही हैं, दो अलग अलग बर्ड हैं और एक जैसा इवोल्यूशन कर रही हैं, तो एक जैसी स्पीसीज हैं, एक जैसा इवोल्यूशन कर रही हैं, उसको क्या कह दोगे? पैरेलल। ये क्या है? तो कहोगे कन्वर्जेंट evolution seen in closely related species। अब हेडिंग डालिए, कितना कौन सा एविडेंस है? तीसरा, हाँ, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। देख लो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं कि एक आर्गन ये है और दूसरा आर्गन, ये मान लेते ए आर्गन है, ये मान लेते बी आर्गन है, तो इन दोनों आर्गन के बीच कंपेयर किया जाए तो किसका तुलना करोगे? तो दो ही चीज की तुलना कर सकते हो भाई, इस आर्गन की एनाटॉमी की तुलना इस आर्गन की एनाटॉमी से कर लो, या भाई इस आर्गन की मार्फोलॉजी की तुलना इस आर्गन की मार्फोलॉजी से कर लो। अंतर समझ लो क्या है? ऐसा जो अंदर होता है, जैसे बोन अंदर है वो एनाटॉमी है, लेकिन बाहर जो दिख रहा है वो मार्फोलॉजी है। तो या तो इंटरनल स्ट्रक्चर देख लो
या तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर का कंपेयर कर लो या तो एक्सटर्नल अपीयरेंस का कंपेयर कर लो। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो इनके कंपेयर किए गए एनाटॉमी और कंपेयर की गई, बातचीत ना करो भाई, जो बातचीत करोगे तो जो एनसीईआरटी में लिखा वो उतने बता देंगे, कुछ और नहीं बताएंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चुपचाप सुनो ध्यान से क्या बता रहे हैं। एनाटॉमी और मार्फोलॉजी का तुलना किया तो ऑप्शन देखो क्या है। ऐसा हो सकता है कि इन दोनों आर्गन की एनाटॉमी सिमिलर मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों आर्गन की इन मार्फोलॉजी सिमिलर मिल जाए। तो बस यही पहला सवाल है कि यदि एनाटॉमी सेम मिल रही है, मार्फोलॉजी सेम मिल रही है, तो बताओ इन दोनों आर्गन का एंसेस्टर मतलब जहां से बने होंगे वो सेम होगा कि अलग होगा। तो ऐसा हो सकता है कि सेम हो भी सकता है, ऐसा हो सकता है कि सेम ना भी हो। कैसे देखो, अगर एनाटॉमी में समानता है, अगर एनाटॉमी मतलब अंदर की चीज सेम है, इसका मतलब असली समानता है। बाहर की समानता का मतलब कोई समानता नहीं है। तो अगर एनाटॉमी में समानता है तो ये इंडिकेट करता है कि कॉमन एंसेस्ट्री है। लेकिन मार्फोलॉजी में समानता है, ये नहीं इंडिकेट करता है, ये कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट नहीं करता। तो जो समानता है वो कभी इंडिकेट करेगा कॉमन एंसेस्ट्री को और कभी इंडिकेट नहीं भी करेगा। तो ये क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, और ये क्या इंडिकेट करेगा? नॉट इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब बता दो क्या होता है? कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब होता है कॉमन ओरिजिन, एक ही जगह से बने हैं। तो ये बताता है कॉमन ओरिजिन। और अगर कह रहा है कि कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है तो कहोगे नॉट कॉमन ओरिजिन। तो सवाल है, जब ओरिजिन समान नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो फिर समानता क्यों आ गई मार्फोलॉजी? वही तो कारण होगा। तो मार्फोलॉजी की जो समानता है वो ये बताती है कि दोनों लोगों ने एडाप्टेशन एक जैसा किया है, एक जैसा काम करना चाह रहे हैं, तभी बाहर से एक जैसे दिखने लगे। तो ये ओरिजिन तो नहीं बताती है, लेकिन बताती है क्या? इंडिकेट करती है कॉमन एडाप्टेशन। जैसे व्हेल के पास भी फ्लिपर हैं और पेंगुइन के पास भी फ्लिपर हैं, तो दोनों के फ्लिपर लगभग लगभग एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन व्हेल के फ्लिपर 4 लिम्ब से बने हैं जबकि पेंगुइन के फ्लिपर विंग से बने हैं। तो वो 4 लिम्ब के बने हैं, वो विंग के बने, अलग अलग है ना, स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन इस्तेमाल तो एक जैसा हो रहा है। तो अगर मार्फोलॉजिकल समानता है, इसका मतलब एडाप्टेशन क्या है? कॉमन है। और अगर एनाटॉमिकल समानता है, इसका मतलब है कि कॉमन क्या है? ओरिजिन। ये ओवरव्यू है। तो जब कंपैरेटिव एनाटॉमी करते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी और मार्फोलॉजी स्टडी करते हैं तो उससे हमको पता चलते हैं 3 आर्गन। एक पता चलता है होमोलागस आर्गन, दूसरा पता चलता है एनालागस आर्गन, और तीसरे पता चलते हैं वेस्टिजियल। तो होमोलागस आर्गन, एनालागस आर्गन और वेस्टिजियल आर्गन है, ये कहां से पता चले?
जब हम कंपेयर करते हैं आर्गन की एनाटॉमी से, मॉर्फोलॉजी से, या तब हमको ये सब चीजें पता चलती हैं। एक एक करके पढ़ना है। पहले होमोलॉगस आर्गन लिखेंगे, उसमें जितना लिख रहे हैं पहले लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। होमोलॉगस आर्गन या होमोलॉगी से जुड़े सारे क्वेश्चन यहाँ लिखिए। पहला सवाल है कि किन दो आर्गन को आपस में होमोलॉगस आर्गन कहोगे। तो ऐसा कोई भी दो आर्गन जिनकी ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो। ओरिजिन सेम होने का मतलब है कि एनाटॉमी सेम है, और फंक्शन डिफरेंट होने का मतलब है बाहर से अलग अलग दिख रहे हैं। जब बाहर से अलग अलग दिखाई पड़ेंगे तभी तो अलग अलग काम करेंगे। तो ये भी कह सकते हो कि सेम एनाटॉमी हो लेकिन डिफरेंट मॉर्फोलॉजी हो। ठीक, जब जब हम होमोलॉगस आर्गन को पढ़ते हैं तो उससे इवोल्यूशन का एविडेंस मिलता है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि होमोलॉगस आर्गन क्या क्या प्रमाणित करते हैं। तो कहोगे ये एविडेंस देते हैं कॉमन एंसेस्ट्री का। अभी मैंने पीछे बताया, अगर एनाटॉमिकल सिमिलरिटी है तो कॉमन एंसेस्ट्री होती है। एक जैसे स्ट्रक्चर से अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे तो कौन सा इवोल्यूशन है? ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। तो ये प्रमाणित करेगा किसको? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे क्यों? तो एडाप्टेशन अलग अलग, नीड अलग अलग है। जैसे जैसे देख लीजिए, मैमल में ह्यूमन है, उसको हाथ से लिखना है। मैमल में चीता है, उसको तेज दौड़ना है, उसने फोर लिम्ब को मजबूत बना लिया। मैमल में ही बैट है, उसको उड़ना है, उसने विंग बना लिए। और मैमल में ही व्हेल है, उसको तैरना है, उसने फ्लिपर बना लिए। कहने का मतलब अलग अलग हैबिटेट में नीड क्या है? अलग अलग है। और जब नीड अलग अलग है तो एडाप्टेशन भी क्या होंगे? अलग अलग। इसी को कहते हैं एडाप्टिव डाइवर्जेंस। तो तीन चीजों को प्रमाणित कर दिया। किसका किसको? कहोगे कॉमन एंसेस्ट्री को, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, एडाप्टिव डाइवर्जेंस को। ये बनते कैसे हैं? वही मैंने बताया कि ये डेवलप होते हैं ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब एक ही है कि यदि सेम स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडाप्टेशन ऑफ डिफरेंट नीड इन डिफरेंट हैबिटेट। आगे बढ़ा दो जरा। इन डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट की नीड अलग अलग होंगी तभी तो एडाप्टेशन अलग अलग करेंगे। अब एग्जाम्पल कुछ न याद रहे तो ये जरूर याद रहे। हम लोगों के हाथ, चीता के फोर लिम्ब, बैट का विंग और व्हेल का फ्लिपर, ये चार स्ट्रक्चर हैं। ये और ये अलग अलग एनिमल में चार स्ट्रक्चर हैं। ये सब आपस में क्या है? होमोलॉगस आर्गन है। क्यों? ऑल डेवलप फ्रॉम फोर लिम्ब, सब फोर लिम्ब से बने। सब में है सिमिलर एनाटॉमिकल फीचर। क्यों? सब में वही सेम बोन, कौन सा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस वगैरह। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एडाप्टेशन क्या है? अलग अलग है। विंग्स ऑफ बैट और विंग्स ऑफ बर्ड, ठीक है, ये स्पेशल एग्जाम्पल है। ये भी होमोलॉगस में आएगा। विंग्स ऑफ बैट भी फोर लिम्ब से बने हैं और विंग्स ऑफ बर्ड भी फोर लिम्ब से बने हैं। फंक्शन भी एक है, ओरिजिन भी एक है। एक स्पेशल एग्जाम्पल है। हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, सबके हार्ट देखो तो थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा मॉर्फोलॉजी में। किसी में 2 चैम्बर, किसी में 3 चैम्बर, किसी में 4 चैम्बर, और भी थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे। तो मॉर्फोलॉजी में अंतर है लेकिन एनाटॉमी में थोड़े अंतर है। कार्डियक मसल तो वैसे मिलेगी ना। वही हाल ब्रेन का है। अलग अलग ब्रेन की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है लेकिन बेसिक बात तो वही होगी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन वगैरह सब कुछ। तो वर्टिब्रेट के हार्ट देख लो या वर्टिब्रेट के ब्रेन देख लो, ये आपस में क्या है? होमोलॉगस आर्गन है। और आखिरी बॉटनी का एग्जाम्पल है फॉर्न ऑफ बॉगेनविलिया। बॉगेनविलिया का जो कांटा होता है और कुकरबिटा का जो टेंड्रिल होता है, ये दोनों एक ही जगह से बने हैं। कहाँ से? एक्जिलरी बड। अभी एनाटॉमी पढ़ेंगे। एक्जिलरी बड क्या होती है? ये है स्टेम, ये लगी है लीफ, यहाँ बड है, ये बड है। अब इस बड के दो भविष्य हैं। या कहीं से क्या बना लो?
कांटा बना लो, और या तो यहीं से क्या बना लो, टेंड्रिल बना लो। तो कहीं कांटा बन गया और कहीं टेंड्रिल बन गया, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा ना। तो अगर सेम ओरिजिन है, अलग अलग दिख रहे हैं, एक में कांटा दिख रहा है, एक में टेंड्रिल दिख रहा है, तो आपस में ये दोनों क्या हो गए, तो आंसर क्या देंगे, होमोलॉगस ऑर्गन। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इसी से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब हेडिंग डालेंगे एनालॉगस ऑर्गन, और ऐसे ही लिखना है, ऐसे लिख लीजिए, फिर बताता हूँ। एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन का मतलब ऐसा कोई भी दो ऑर्गन, देखिए यहाँ एक ऑर्गन को एनालॉगस ऑर्गन नहीं कहोगे, ना एक ऑर्गन को होमोलॉगस कहोगे। जब हम दो ऑर्गन का कंपेयर करेंगे तभी कहेंगे ये दोनों ऑर्गन आपस में क्या है, होमोलॉगस, या आपस में क्या है, एनालॉगस। तो किन्हीं दो ऑर्गन की तुलना कर लीजिए, ऐसा हो जाए कि दो ऑर्गन की डिफरेंट ओरिजिन हो, ओरिजिन क्या हो, अलग हो, लेकिन फंक्शन क्या हो, सेम। ओरिजिन अलग होने का मतलब ही है एनाटॉमी क्या हो जाएगी, अलग, और फंक्शन सेम होने का मतलब दिखते कैसे होंगे, एक जैसे, तभी तो फंक्शन एक जैसा करेंगे, मॉर्फोलॉजी सेम हो जाएगी। जब जब आपको एनालॉगस ऑर्गन देखने को मिलेगा तब तक आपको तीन चीजों को वो प्रमाणित करेगा। क्या, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डिफरेंट एंसेस्टर, ओरिजिन अलग होने का मतलब एंसेस्टर अलग, ये हमेशा प्रमाणित करेगा किसको, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, और ये हमेशा प्रमाणित करेगा एडाप्टिव कन्वर्जेंस को। अब ये है क्या, तो है ये कि यदि एक हैबिटेट में दो अलग अलग लोगों को रहना है, एग्जाम्पल सुनो, जैसे व्हेल एक मैमल है, उसको भी पानी में रहना है, और पेंगुइन एक बर्ड है, उसको भी पानी में रहना है। तो अगर हैबिटेट एक है तो नीड भी तो एक होगी, और अगर नीड एक होगी तो एडाप्टेशन एक करना पड़ेगा। पेंगुइन को भी कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो तैरने में मदद करे, और व्हेल को भी कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो तैरने में मदद करे। तो व्हेल ने कहा हम भी फ्लिपर बनाएंगे, पेंगुइन ने कहा हम भी फ्लिपर बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कहां से, देखो, तो व्हेल ने अपने फोर लिम्ब को फ्लिपर के तरीके से यूज कर लिया, और पेंगुइन ने कहा हमारे पास फोर लिम्ब तो है नहीं, हमारे पास तो विंग है, तो कहा कोई बात नहीं, हम विंग का इस्तेमाल करेंगे। तो एक ने अपने विंग को फ्लिपर बनाया और एक ने अपने फोर लिम्ब को फ्लिपर बनाया, अलग अलग स्ट्रक्चर को बनाया, लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसा बना। तो जब कभी क्या होता है, लिखा है ये डेवलप होते हैं ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब सिमिलर एडाप्टिव फीचर हमको देखने को मिलेंगे, किसमें, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, क्यों, सेम फंक्शन, क्यों, सिमिलर क्या है, हैबिटेट, हिंदी में अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक जैसा एडाप्टेशन करके एक जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। और जब दो स्ट्रक्चर बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, एनालॉगस। क्लियर है। अब आता है एग्जाम्पल, देखो पहला एग्जाम्पल, विंग किसके, बटरफ्लाई या इंसेक्ट, और विंग किसके, बर्ड। देखो जो इंसेक्ट के विंग हैं, बटरफ्लाई के विंग है, वो थोरेक्स से आए हैं, जबकि बर्ड के विंग फोरलिम से आए, ओरिजिन अलग अलग है, फंक्शन एक है। फिर देखो पेंगुइन के फ्लिपर विंग है वास्तव में, जबकि व्हेल के फ्लिपर फोरलिम है, अलग अलग जगह से आए। व्हेल मैमल है, ये बर्ड है। फिर देखो पेंगुइन के फ्लिपर की तुलना फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन से, डॉल्फिन मैमल है, उसके फ्लिपर कहाँ से आए होंगे, फोरलिम से आए होंगे, जबकि इसके फ्लिपर विंग से आए हैं। तो एक विंग से आए हैं, एक फोर लिम्ब से आए हैं, तो अलग अलग जगह से आए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ओरिजिन अलग। और देखो आईज ऑफ ऑक्टोपस और आईज ऑफ मैमल, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है, काम लेकिन एक है, वो भी देखते हैं ये भी देखते हैं। वही हाल यहाँ है। लंग्स ऑफ ह्यूमन का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग, और गिल्स ऑफ प्राण स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग, काम एक ही है, क्या, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2। तो जब कभी आपको काम एक जैसा नजर आ जाए तो आप अंदाजा लगा लीजिए। जैसे ये एनसीईआरटी में देखो लिखा नहीं है लेकिन ये पूछा गया है। एग्जामिनर करता क्या है, होमोलॉगस एनालॉगस में कभी नया एग्जाम्पल दे देता है। तो अगर नया एग्जाम्पल आपको मिल जाए तो आप घबराएंगे नहीं, आप ये सोचेंगे कि क्या इन दोनों का काम एक जैसा है। अगर काम एक जैसा है तो क्या है, होमोलॉगस। और क्या इन दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, एनाटॉमी, अगर एनाटॉमी एक जैसी मिल रही तो क्या कहोगे,
होमोलॉगस, ठीक है। तो अगर काम एक जैसा है तो लगभग लगभग क्या मिलेंगे, एनालॉगस मिलेंगे। अब देखो स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, आलू और शकरकंद अगल बगल रखा जाए तो लगभग लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर सेक्शन काट के देखो जमीन आसमान का अंतर। क्यों? जो पोटैटो है वो क्या है, स्टेम मॉडिफाई है, जबकि जो स्वीट पोटैटो है वो रूट। तो कहाँ रूट अलग है, कहाँ स्टेम अलग है, लेकिन आपस में क्या है, एक जैसे हैं। तो क्या कहोगे, इसका भी काम स्टोरेज करना है। काम भी तो बताओ। स्वीट पोटैटो का काम है फूड स्टोर रखना, और पोटैटो भी काम है फूड स्टोर रखना। काम दोनों का एक है, फूड स्टोर करना, लेकिन एक ने स्टेम में स्टोर कर लिया, एक ने रूट में, तो अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं हो गए, तो ओरिजिन अलग अलग, फंक्शन एक जैसे। क्या कहोगे, एनालॉगस आर्गन। आज इतना ही पढ़ते हैं, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ 2 मिनट। एनसीईआरटी जरा इसको देख लेते हैं, बहुत जरूरी है, छूट जाएगा फिर। कंपैरेटिव एनाटॉमी, बस 2 मिनट रुको, बातचीत ना करो भैया, कॉपी किताब रख लेना, भागेंगे नहीं। कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस दिखाते हैं, आज के लोगों से भी और जो मिलियन ईयर पहले भी थे। ऐसी समानताओं को, सच सिमिलरिटीज को क्या इंटरप्रिटेट करोगे, तो कहोगे या तो क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर होगा, और या तो कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा। कह रहा एग्जाम्पल से समझ लो, व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन, सब मैमल है, सब में सिमिलरिटी है, पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोर लिम्ब, लेकिन इनके जो फोर लिम्ब है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, लेकिन इन सब में सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। क्यों? सब में क्या है, वही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस पाई जाएंगे। इसका मतलब हुआ क्या है कि जो सेम स्ट्रक्चर है वही डेवलप कर गया, क्या, डिफरेंट डायरेक्शन में। क्यों? ड्यू टू एडाप्टेशन टू डिफरेंट नीड, मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इन सारे स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, होमोलॉगस। होमोलॉगी हमेशा क्या इंडिकेट करेगी, कॉमन एंसेस्ट्री। अदर एग्जाम्पल, वर्टिब्रेट का हार्ट या वर्टिब्रेट का ब्रेन। इन प्लांट, कह रहा प्लांट में चले जाओ, तो अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो जो थार्न है किसका, बोगेनविलिया, और टेंड्रिल किसका, कुकुरबिटा, ये भी क्या है, होमोलॉगी। तो होमोलॉगी किस पर बेस्ड है, अभी बताया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन जैसे एनालॉगी शुरू करोगे सिचुएशन बिल्कुल क्या हो जाएगी, अपोजिट। कैसे? कह रहा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बर्ड दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें एनाटॉमिकल सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन ये परफॉर्म करते हैं क्या, सिमिलर फंक्शन। मतलब आपस में क्या हो गए, एनालॉगस स्ट्रक्चर। ये किसका रिजल्ट है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब, तो मतलब देखो, डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व फॉर द सेम फंक्शन, हेंस हैव सिमिलरिटीज। अदर एग्जांपल ऑफ एनालॉगी आर eyes of octopus and eyes of mammal, flipper of penguin and flipper of dolphin। वन कह सकते हैं क्या, कि अगर सिमिलर हैबिटेट है तो रिजल्ट इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडाप्टिव फीचर इन क्या, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन फिर क्या होगा, सेम फंक्शन। आखिरी लाइन, स्वीट पोटैटो और पोटैटो, स्वीट पोटैटो रूट है और पोटैटो क्या, स्टेम है, ये भी किसका एग्जाम्पल है। बस आज इतना ही।